नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन ट्रेडिंग और मानसिकता की किताबों के सार, वो भी हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि एक मिशन मानती है। ये है ट्रेड विद पैशन और पर्पस, जिसे लिखा है मार्क विस्लर ने, एक ऐसे लेखक और ट्रेडर जिन्होंने ट्रेडिंग को आत्मखोज की यात्रा बना दिया। इस किताब में हम जानेंगे ट्रेडिंग में उद्देश्य और जुनून क्यों जरूरी है, कैसे अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखकर शांति के साथ ट्रेड करें, और सबसे जरूरी, कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को अपने ट्रेडिंग से जोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक सफर को, जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक पवित्र साधना बन जाती है। नमस्ते, ये रही आपके दिए गए स्रोतों और हमारी बातचीत के आधार पर प्रत्येक अध्याय का विस्तृत और मानवीय लहजे में हिंदी में वर्णन। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। यह किताब इस सोच को बदलती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का एक निर्जीव काम है। असल में सफल ट्रेडर बनने की चाबी आपकी आंतरिक शक्ति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में छिपी है। लेखक बताते हैं कि हम खुद को, अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को जितना समझेंगे उतना ही हमारा उद्देश्य केंद्र, पर्पस सेंटर, मजबूत होगा, जो जीवन में हमारी दिशा को स्पष्ट करता है। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए लालची ट्रेडरों की छवि कुछ हद तक सच हो सकती है, लेकिन कुछ वाकई ब्रिलियंट ट्रेडर भी होते हैं जो इस लालच से दूर रहते हैं। यह पुस्तक आपको आत्मखोज और प्रेरणा की एक यात्रा पर ले जाएगी, जिसे आप ट्रेडरों के लिए एक मनोवैज्ञानिक बूट कैंप समझ सकते हैं। इसमें तनाव, डर, चिंता, प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशंस, आराम, ट्रेडिंग और जोखिम योजनाओं के महत्व पर चर्चा की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि बाजार कैसे बदलता है और अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन व कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है। बाजार में हलचल इसलिए होती है क्योंकि ट्रेडर विश्वास करते हैं कि उन्हें खरीदना या बेचना चाहिए। यह मूल रूप से डर और लालच की सामूहिक मानसिकता का परिणाम है। लेखक का मानना है कि समृद्धि का रहस्य हमारी भावनात्मक समझ, ज्ञान और प्रयास के संगम में है। हम भावनाओं से भरे हुए हैं और तनावपूर्ण पलों में खुद को संतुलित रखना सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने अपने लगभग 8 साल के प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव से सीखा है कि बाजार की अस्थिरता में भावनाओं पर मजबूत पकड़ कितनी आवश्यक है। उनका मानना है कि ज्यादातर ट्रेडर बाजार मनोविज्ञान की ओर तभी देखते हैं जब उन्हें नुकसान होता है। आत्ममूल्यांकन, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के जरिए ही हम सिसिफस की तरह बार बार उसी पत्थर को धकेलने के बजाय उसे चोटी पर टिका सकते हैं। किताब आध्यात्मिक जानकारी भी साझा करती है, ये मानते हुए कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में विश्वास रखता है और ये आध्यात्मिक पहलू हमें जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हर नुकसान या मुश्किल हमें बेहतर और उज्ज्वल बनने का अवसर देती है, इसे स्वीकार करें। भाग आई, सभी उत्तर पहले से ही भीतर हैं। ऑल ऑफ द आंसर्स आर ऑलरेडी विद इन। यह भाग उन बुनियादी मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं पर केंद्रित है जो ये समझने में मदद करती हैं कि हम निर्णय क्यों लेते हैं। स्रोतों के अनुसार ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, और इस बात पर ज्यादा कि ट्रेडर के भीतर क्या चल रहा है जो उनके खरीद बिक्री के निर्णयों को प्रभावित करता है। सिर्फ किताबी ज्ञान से सफलता नहीं मिलती, अपनी भावनाओं को समझना और तनाव, डर और चिंता को संभालना ही हमें ट्रेडिंग में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि खरीद और बिक्री के निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं। यदि हम यह नहीं समझते कि हम निर्णय क्यों ले रहे हैं, तो कोई भी तर्क काम नहीं आएगा। लेखक जोर देते हैं कि आप बाजार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि आप ही खरीद और बिक्री के बटन दबाते हैं। असली मुनाफा बाजार से नहीं आता, बल्कि हमारे अवसर को पहचानने और उस पर कार्रवाई करने की क्षमता से आता है, जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान और भावनाओं पर आधारित होता है, संख्याओं पर नहीं। अध्याय 1, अपना उद्देश्य केंद्र ढूंढना,
फाइंडिंग योर पर्पस सेंटर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भीतर ही सभी जवाब मौजूद हैं और एक स्पष्ट, दृढ़ उद्देश्य केंद्रित आवाज हमें हर तरह की अराजकता में मार्गदर्शन देती है। प्रतिबद्धता का महत्व। सफल होने के लिए हमें दृढ़ता से आगे बढ़ने और जो हम कर रहे हैं उससे प्यार करने की सचेत प्रतिबद्धता बनानी होगी। ये प्रतिबद्धता एक लिखित बयान के रूप में होनी चाहिए जिसे आप हमेशा देख सकें, क्योंकि आप ही अपनी ट्रेडिंग नियति के नियंत्रक हैं। उद्देश्य केंद्र। ये जानना कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, यह आपकी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको मुश्किल समय में भी क्या फायदा जैसे नकारात्मक सवालों का जवाब देता है और आपको मनोवैज्ञानिक लाभ देता है। लेखक 2006 में अपने $60,000 के नुकसान का उदाहरण देते हैं, जहां उनके उद्देश्य केंद्र के ज्ञान ने उन्हें हार मानने से बचाया। ओमोथेरेपी और हठधर्मिता। डॉगमा मोथेरेपी, जापान में डॉ. शोमा मोरिता द्वारा विकसित ज़ेन बौद्ध धर्म से प्रभावित, हमें वर्तमान में रहने और वास्तविकता को स्वीकार करने में मदद करती है। यह जैसा है वैसा ही है कि सिद्धांत को अपनाना सिखाती है और जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ना सिखाती है। भावनात्मक रूप से असहज होने पर उदासीनता या क्रोध की दीवारें बनाने से बचें। अरुग्मामा का अर्थ है अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें स्वीकार करना। ट्रेडिंग में नुकसान होने पर अपनी भावनाओं को स्वीकार करना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। हठधर्मिता। डॉगमा उन सिद्धांतों या विश्वासों को संदर्भित करती है जिन्हें सत्य की परवाह किए बिना बनाए रखा जाता है। ये हमें सच्चाई देखने से रोकती है। मोरिता थेरेपी के अनुसार अनियंत्रित हठधर्मिता हमें उद्देश्य केंद्रित होने से रोकती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्म जागरूकता के रूप में उद्देश्य केंद्र। प्रोप्रियोसेप्शन शब्द, जिसका अर्थ आत्मबोध है, आपको बाजार में एक नर्तक की तरह अपनी चालों और जगह का एहसास कराता है। सफल ट्रेडर नियमों को जानते हैं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत उद्देश्य केंद्रित शैली के साथ खेलते हैं, जो उन्हें लगातार लाभ दिलाती है। बाजार के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। शैली की हठधर्मिता। किसी एक ट्रेडिंग शैली से अत्यधिक पहचान नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि बाजार लगातार बदलता रहता है। हमें सभी जानकारी के लिए खुले रहना चाहिए और नई चीजें सीखने से नहीं कतराना चाहिए। आत्मविश्लेषण। अपनी ट्रेडिंग और निवेश के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसकी एक सूची बनाएं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको ज्ञान की कमी है और ये सीखें कि आपने उन्हें क्यों नहीं सीखा। यह अभ्यास आपके उद्देश्य केंद्र को बदल सकता है। स्पड वेब का उदाहरण। बास्केटबॉल खिलाड़ी स्पड वेब की कहानी सिखाती है कि यदि आप कुछ पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। जब आप उद्देश्य केंद्रित होते हैं, हठधर्मिता को तोड़ते हैं और वर्तमान में रहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अध्याय 2। अभी समय है। द टाइम इज नाउ। यह अध्याय बताता है कि जागरूकता की तात्कालिकता हमारे सपनों को पूरा करने और एक सफल ट्रेडर बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। वर्तमान में रहना। लेखक अपने नुकसानदायक ट्रेडों के अनुभव से सीखते हैं कि वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अपनी तर्कहीन भावनाओं के साथ घुल मिल जाना, फिर भी स्थिति से खुद को अलग रखना और हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखना। हमें हर चीज का सहज विश्लेषण करना चाहिए, सच को प्रतिबिंबित करना चाहिए, भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना चाहिए। युवा ट्रेडर का उदाहरण। एक युवा ट्रेडर के साथ लेखक का अनुभव दर्शाता है कि जब लोग अंदर जाने की जल्दी में होते हैं तो वे वास्तविकता, परिणामों या जोखिमों पर ध्यान नहीं देते, जिससे अंततः बड़ा नुकसान होता है। भावनात्मक नियंत्रण। जब आपको पसीना आता है तो यह आपकी भावनाओं के हावी होने का संकेत है। उद्देश्य केंद्रित होने से ऐसी स्थिति शांत होती है। अनुभवी ट्रेडर शांत निर्णय लेते हैं क्योंकि वे अपनी जोखिम प्रबंधन योजना और बाजार की वास्तविकता को समझते हैं। बौद्ध धर्म में इसे सचेतता, माइंडफुलनेस
कहते हैं। उद्देश्य केंद्रितता का लाभ। यह सहज उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, आत्मविश्वास देती है, नए विचारों के लिए खुलापन पैदा करती है और आपको जोन में रहते हुए अचेतन रूप से काम करने की क्षमता देती है। रयान डेम्पस्टर का साक्षात्कार, शिकागो शावक के क्लोजिंग पिचर। उन्होंने बताया कि क्लोजिंग पिचर का काम अत्यधिक दबाव भरा होता है। इस पर काबू पाने के लिए वे एक समय में एक ही पिच पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि हार्वे डॉफमैन की पुस्तक द मेंटल गेम ऑफ बेसबॉल में बताया गया है। कोहनी की सर्जरी से उबरने की उनकी कहानी चुनौतियों को स्वीकार करने और 100% समर्पण का उदाहरण है। डेम्पस्टर ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप हार जाते हैं। सारांश, अपने उद्देश्य केंद्र को जानना और डर की हठधर्मिता को तोड़ना वर्तमान में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की ओर ले जाता है। लेखक का खुद का अनुभव भी यही बताता है कि खुद को माफ करना और उद्देश्य केंद्र को याद रखना उन्हें मुश्किल समय में भी शांत रहने में मदद करता है। अध्याय 3, आत्म ईमानदारी और आत्मसम्मान, सेल्फ ऑनेस्टी एंड सेल्फ एस्टीम। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हमारी स्वयं की समझ हमारी बौद्धिक, सहज, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक नींव ही ये निर्धारित करती है कि मुश्किल समय में हम सफल होंगे या असफल। फॉरेक्स ट्रेडिंग का उदाहरण। लेखक अपने शुरुआती फॉरेक्स ट्रेडिंग अनुभव का उदाहरण देते हैं, जहां उनका अहंकार, ईगो और उद्देश्य केंद्र की कमी के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने सीखा कि सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की इच्छा एक सस्ते दिवा स्वप्न की तरह है जो आत्मविनाश की ओर ले जाती है। वह आत्म ईमानदारी, सेल्फ ऑनेस्टी यह उत्कृष्टता प्राप्त करने की मुख्य नींव है। पागलपन की परिभाषा एक ही काम को बार बार करना और हर बार एक अलग परिणाम की उम्मीद करना है। ट्रेडर अक्सर बाजार को गलत ठहराते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप गलत थे। आत्म ईमानदारी एक प्रक्रिया है जो इनकार की परत को हटाती है। बेईमानी के संकेत, रुके हुए या घटते मुनाफे नुकसान, PL, उदासीनता, चिड़चिड़ापन और गुस्सा। असहजता में झुकना, पेमा चोडरोन की When Things Fall Apart का संदर्भ देते हुए हमें अपनी समस्याओं से दूर भागने के बजाय असहजता की ओर झुकना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। दूसरों को दोष देना आत्म जिम्मेदारी से बचना है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से दर्द से मुक्ति मिलती है। निको लेसन का उदाहरण। बैरिंग्स बैंक को बर्बाद करने वाले निको लेसन की कहानी आत्म ईमानदारी की कमी का एक चरम उदाहरण है। ट्रेडर अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं, नुकसान मेरी गलती नहीं थी, ये सिर्फ मेरी बदकिस्मती है, स्टॉक को तो ऊपर जाना ही है। लेखक ने 1999 में डेनायल के कारण लाखों खो दिए। आत्म ईमानदारी ही मुक्ति है। अहंकार बनाम आत्मसम्मान, ईगो वर्सेस एस्टीम। अहंकार। सिगमंड फ्रायड और नथानियल ब्रैंडिंग के अनुसार अहंकार चेतना का केंद्र है जो आत्मबोध को जन्म देता है। ट्रेडिंग में अहंकार खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह अस्थायी सफलता पर आधारित होता है और दबाव में टूट जाता है। अहंकार एक कांच के घर जैसा है, जबकि आत्मसम्मान बांस के घर जैसा है, मजबूत और लचीला। आत्मसम्मान। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का एकीकृत योग है। यह हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चुनाव वास्तविकता के अनुरूप हैं। कम आत्मसम्मान आत्मसंदेह और झूठे अहंकार को जन्म देता है। सच्चा आत्मसम्मान कड़ी मेहनत से बनता है, सिर्फ बड़ी जीत से नहीं। ह्यू मैकलॉक कहते हैं, अहंकारी लोग अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे होना नहीं। गर्व, प्राइड आत्मसम्मान के माध्यम से आत्मसम्मान का चक्रीय संबंध गर्व पैदा करता है, जिससे आत्म प्रभावकारिता, कार्यों में सफल होने की अपनी क्षमता में विश्वास आती है। यह लगन से किए गए शोध, अंतर्ज्ञान, असीमित आत्म ईमानदारी और निष्पादन से आता है। रयान डेम्पस्टर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका गर्व कड़ी मेहनत पर आधारित है, अहंकार पर नहीं। सारांश।
ट्रेडिंग में सफलता के लिए अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा होना महत्वपूर्ण है। आत्म ईमानदारी और आत्मसम्मान का मूल्यांकन आपको बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करता है। यह अध्याय अहंकार को तोड़ने और विनम्रता अगला अध्याय को समझने के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। अध्याय 4 विनम्रता का संतुलन, द बैलेंस ऑफ हम्बलनेस। यह अध्याय हमें बताता है कि विनम्रता बदलाव का एक सकारात्मक पहलू है, जो हमें ईमानदारी से खुद को देखने और वर्तमान में वापस लाने में मदद करती है। अपमानित महसूस करना भी एक तरह की विनम्रता है, जो सकारात्मक हो सकती है। विनम्रता का महत्व, यह महानता की विशेषता है, अहंकार रहित उद्देश्य केंद्रित लोगों की निशानी है। जब विपत्ति के बाद विनम्रता आती है तो यह दर्द लाती है, लेकिन हमें खुद पर हंसना, अपनी गलतियों के लिए खुद से प्यार करना और खुले दिल से दुनिया को देखना सिखाती है। विनम्रता अहंकार के विपरीत है, यह हमें लगातार नई चीजें सीखने और ये स्वीकार करने के लिए खुला रखती है कि हम सब कुछ नहीं जानते। मदद मांगना भी साहस का प्रतीक है। माइक पालुम्बो का साक्षात्कार, सुपर ट्रेडर। ओ पालुम्बो ने $2,50,000 से थर्ड मिलेनियम ट्रेडिंग शुरू की और उसे $120 मिलियन से अधिक तक बढ़ाया। उनके ट्रेडिंग सफलता के 5 रहस्य। 1 कब लालची और कब भयभीत होना है, अहंकार और विनम्रता का नाजुक संतुलन। 2 हमेशा बड़ी तस्वीर देखें, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को समझना आवश्यक है। 3 एक अच्छे दाव और एक काल्पनिक सपने के बीच अंतर जानें, किस्मत पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहें। 4 कमजोर हाथ से खेलने का समय सीमित करें, गलतियों से सीखें लेकिन खुद को बर्बाद न करें। 5 सबसे बुरे परिदृश्य का यथार्थवादी आकलन करें, सबसे खराब संभावनाओं के लिए तैयार रहें। तनाव से निपटना, अनुभव जरूरी है, नुकसान होने पर जल्द से जल्द बाहर निकलना साहस का काम है। महान ट्रेडरों के गुण, बुनियादी आईक्यू, भावनात्मक रूप से सोचना, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और बहुत विनम्र। विनम्रता ही आपको गलत होने पर स्वीकार करने और तनाव में स्पष्ट सोचने देती है। सबसे बड़ी समस्या, विनम्रता की कमी। माइक का निष्कर्ष। माइक कई बार दोहराते हैं कि विनम्रता महानता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। भावनाओं को स्वीकार करके ही आप भावनात्मक रूप से तटस्थ निर्णय ले सकते हैं। केविन कडी का साक्षात्कार, सुपर ट्रेडर लगातार 5 साल बिना किसी नुकसान वाले महीने के उनके रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। दबाव पर काबू पाना, वे पूर्व तैयारी और सर्किट ब्रेकर, नुकसान होने पर एक निश्चित बिंदु पर व्यापार बंद कर देना का उपयोग करते हैं। शांत रहने की तकनीकें, विजुअलाइजेशन, नई योजनाओं के लिए और जीवन में संतुलन, दोस्त, परिवार, विश्वास बनाए रखना। संतुलित जीवन व्यापार के तनाव को कम करता है। विनम्रता और व्यापार। मैं नहीं जानता कहना बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, जो तैयारी और अनुभव पर बनी है। नुकसान के बाद वापस आना। अपनी ट्रेडिंग शैली बदलें, छोटे ट्रेड करें, नई शैलियाँ आजमाएं, सफल ट्रेडरों से बात करें, सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। सफल ट्रेडर के लिए सलाह, अहंकार जानलेवा है, कभी भी गार्ड को कम न करें या अनुशासन न भूलें। विनम्र रहें। सारांश, विनम्रता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें वर्तमान में रहने और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि विनम्रता के बिना क्षमा सिर्फ थकावट है। हमें खुद को क्षमा करने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम वास्तव में विनम्र रहें। अध्याय 5 साहसी बने, क्षमाशील बने, बी करेजियस, बी फॉरगिविंग। यह अध्याय बताता है कि हमारी गलतियों से हम कैसे निपटते हैं, यही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। खुद को माफ करना जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेडरों की चुनौतियाँ। कई ट्रेडर पिछली गलतियों या चूके हुए अवसरों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, जिससे वर्तमान ट्रेडों में भी बाधा आती है। स्मॉल गैनिटिस, स्मॉल गाइनीसाइटिस की समस्या होती है, जहां वे कभी बड़े विजेता नहीं बन पाते क्योंकि वे लाभ को जल्दी ले लेते हैं और नुकसान को बढ़ने देते हैं। ट्रेडिंग में क्षमा का महत्व।
ट्रेडिंग मनोविज्ञान है और हमें आत्मबोध के लिए क्षमा को समझना होगा। क्षमा और साहस आपस में जुड़े हुए हैं। क्षमा को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए और इससे निरंतर विनम्रता आती है। समृद्धि का निर्वात नियम, वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कैथरीन पॉन्डर के अनुसार, यदि आप अपने जीवन में अधिक समृद्धि चाहते हैं तो आपको नकारात्मक भावनाओं को दूर करना होगा ताकि सकारात्मक विचारों के लिए जगह बन सके। क्षमा ही एकमात्र उत्तर है। लेखक ने खुद का उदाहरण दिया कि कैसे खुद को माफ करने से उन्हें मुश्किल ट्रेडिंग स्थितियों से बाहर निकलने में मदद मिली। उस जिम्मेदारी बनाम क्षमा। सच्ची क्षमा में अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और फिर उन्हें जाने देना शामिल है। डॉ. माइकल एल कैंप का साक्षात्कार, पास्टर। ओ क्षमा एक कानूनी शब्द है जो भावनाओं से ऊपर है। यह एक सचेत निर्णय है। ओ आत्मतोड़ फोड़, सेल्फ साबोटेज, तब होता है जब क्षमा सस्ती कृपा पर आधारित होती है, दर्द से बचने के लिए। उपचार तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार और विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ओ जाने देने के लिए अपनी बुरी गलतियों को एक कागज पर लिखें, उसे ऊपर उठाएं और फिर उसे नीचे रख दें। आप अपने दर्द के प्रभारी हैं। विन फ्रियरसन का साक्षात्कार, पार्क हाइट्स कम्युनिटी हेल्थ के कार्यकारी निदेशक। ओ फ्रियरसन ने गरीबी और ड्रग की लत जैसी अविश्वसनीय कठिनाइयों पर काबू पाया। ओ मुश्किल समय से उबरना। अपने फरिश्तों, मदद करने वाले लोग को सुनें और उनकी मदद स्वीकार करें, कार्रवाई करें, यही साहस है। ओ अहंकार छोड़ना और मदद स्वीकार करना साहस का हिस्सा है। परिवर्तन के डर को छोड़े और चुनौती स्वीकार करें। ओ ट्रेडर और बेघर व्यक्ति, दोनों के लिए नियम समान हैं, जोखिम लेने की इच्छा और परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता। रॉक बॉटम पर ही सबसे अधिक परिवर्तन संभव है। साहस ही सब कुछ बदलने का पहला कदम है। सारांश, ट्रेडर की असफलता के 4 मुख्य कारण: आत्म ईमानदारी की कमी, मदद मांगने का साहस न होना, विनम्र न रह पाना और खुद को माफ न कर पाना। डर परिवर्तन को रोकने वाली मुख्य भावना है। डॉ. एल कैंप की अतिरिक्त टिप्पणी, सच्ची क्षमा का मतलब यह नहीं कि दर्द या बदला लेने की इच्छा खत्म हो जाए, बल्कि ये एक सचेत निर्णय है कि बदला लेने का अधिकार छोड़ दिया जाए। ये एक श्रृंखला को अनलॉक करने जैसा है जो हमें खुद को कैद करने वाली जेल से मुक्त करता है। यह एक मानसिकता है जहां हम पुराने विचारों को ओवरराइड करते हैं। अध्याय 6, डर की जांच, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फियर। यह अध्याय हमें डर को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे मानस के कई स्तरों पर काम करता है और कुछ हद तक अच्छा भी होता है। डर की परिभाषा: डर खतरे की उपस्थिति या आशंका के कारण होने वाली बेचैनी और चिंता की भावना है। यह लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। शिकारी को पहचानना, एक्नॉलेजिंग द प्रेडेटर। डर को समझने के लिए हमें शिकारी को पहचानना होगा। डर आंतरिक, जैसे एमएमएस के बैग से डरना, या बाहरी, जैसे दौड़ती हुई टैक्सी से डरना हो सकता है। कई ट्रेडर तनाव को डर समझ लेते हैं या डर को पहचान ही नहीं पाते। अच्छा डर, गुड फियर, ये एक प्राकृतिक भावना है जो हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। यह वास्तविक खतरे, जैसे आग लगने पर भागना, में मददगार होती है। यह सीखा भी जा सकता है, जैसे बच्चे का गर्म स्टोव से जलने के बाद उससे दूर रहना। बुरा डर, बैड फियर, यह अनुकूल नहीं होता और गलत जगह पर उत्पन्न हुए भय से आता है। यह पुरानी यादों या स्थितियों से जुड़ा होता है जिनका वर्तमान स्थिति से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। पावलोव के कुत्ते का उदाहरण बताता है कि कैसे एक तटस्थ उत्तेजना, जैसे स्टॉक खरीदना, एक प्रतिकूल उत्तेजना, जैसे पैसा खोना, के साथ जुड़कर डर की कंडीशनिंग करती है। अच्छे और बुरे डर में अंतर पहचानना। ओ अच्छे डर के संकेत, जब खतरे के स्पष्ट और पहचान योग्य संकेत हों। ओ बुरे डर के संकेत, जब तत्काल खतरे के कोई स्पष्ट संकेत न हो, लेकिन डर किसी पिछली दर्दनाक घटना की स्मृति से आ रहा हो। और डर पर काबू पाना।
ओ अच्छे डर पर काबू पाना, शिकारी को पहचानें और खुद शिकारी बन जाएं। स्थिति के कुल जोखिम का आकलन करें और बिना घबराए तर्कसंगत निर्णय लें। ओ बुरे डर पर काबू पाना, यह अधिक कठिन है क्योंकि इसमें आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। डर को पहचानें, शिकारी को निर्धारित करें, असली खतरे का विश्लेषण करें, घटना की टाइमलाइन का मूल्यांकन करें और अंत में पहचानें कि तटस्थ घटना का कंडीशन्ड प्रतिक्रिया से गलत संबंध है। डर और मोरिता थेरेपी। मोरिता थेरेपी भावनाओं को स्वीकार करने की बात करती है, लेकिन डर के मामले में अतिरिक्त विश्लेषण की आवश्यकता होती है ताकि उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। डर ही बाजार का एकमात्र प्रतिमान है। ट्रेडिंग में डर के शिकारी लालच, इच्छा, पछतावा, शारीरिक नुकसान से अलग होते हैं। लालच भी डर का ही एक रूप है, पैसा न बनाने या अवसर गंवाने का डर। जब बाजार तेजी से ऊपर जाते हैं तो निवेशक अवसर चुकने के डर से तेजी से खरीदते हैं। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और बाजार। कार्ल जंग का सिद्धांत बताता है कि सभी निवेशक पैसा बनाने और नुकसान से बचने की साझा इच्छा रखते हैं। सामूहिक डर को समझना हमें बाजार के बड़े आंदोलनों को अधिक सटीक रूप से समझने और अपनी प्रतिक्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। लेखक FOMC घोषणा का उदाहरण देते हैं कि कैसे बाजार का सामूहिक डर बिक्री का कारण बना। सारांश: डर को समझना, अच्छे और बुरे डर की पहचान करना और बाजार के सामूहिक अचेतन को समझना ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 7: प्रतिकूलता और चिंता पर काबू पाना, ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड एंजाइटी। यह अध्याय बताता है कि जीवन और बाजार में विपत्ति या नुकसान हमें बुरी तरह हिला सकते हैं और इससे चिंता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है जो हमारी सफलता की संभावनाओं को हमेशा के लिए बाधित कर सकती है। बॉब विलियम्स का साक्षात्कार। ट्रेडर, नाव पलटने की त्रासदी से बचे। बॉब ने 2004 में फोर्ट मैकहेनरी, मैरीलैंड में एक नाव पलटने की घटना में अपनी जान बचाई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। भावनात्मक प्रभाव। जीवित रहने की कृतज्ञता जल्द ही अपार दुख, भ्रम और आशंका में बदल गई। उन्होंने खुद पर और दुनिया पर से अपना बुनियादी भरोसा खो दिया। पुनर्प्राप्ति। उन्होंने जैन बौद्ध धर्म और ध्यान, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का अध्ययन किया ताकि वे अपने अनुभव को स्वीकार कर सकें और उससे शांत हो सकें। अंतर्ज्ञान। बॉब ने घटना से पहले ही अंतर्ज्ञान के आधार पर अपनी मंगेतर को बचने का रास्ता बताया था। उनका मानना है कि अंतर्ज्ञान स्वयं पर वास्तविक विश्वास से आता है। ट्रेडिंग से संबंध। ट्रेडिंग भी नकारात्मक भावनाएं लाती है। हर ट्रेड में भावनात्मक रूप से बहुत अधिक निवेश न करें। डर बाजार का एक हिस्सा है। अच्छा डर चेतावनी देता है और योजना बनाने में मदद करता है, लेकिन बुरा डर वास्तविक नहीं होता। सारांश। बॉब विलियम्स की कहानी बताती है कि जीवन की स्थितियों में डर और चिंता का सीधा संबंध ट्रेडिंग से है। स्वीकृति के माध्यम से हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। चिंता के मूल सिद्धांत। डॉ. सू मायर्स, PhD, APRN, BC। परिभाषा। चिंता डर, आशंका और चिंता की अभिव्यक्ति है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे हाइपरवेंटिलेशन, हृदय की समस्याएं, उच्च रक्तचाप पैदा कर सकती है। घटक। संज्ञानात्मक, खतरे की उम्मीद, शारीरिक, शरीर तैयारी करता है। भावनात्मक, भय या घबराहट, और व्यवहारिक, बचने या टालने का प्रयास। चिंता विकार का विकास। यह कंडीशन डर प्रतिक्रिया से विकसित होता है, जहां व्यक्ति डरावनी परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है। अनुकूल बनाम अनुपयोगी चिंता। अनुकूल चिंता हमें सतर्क करती है और बेहतर प्रदर्शन में मदद करती है। अनुपयोगी चिंता दुर्बल कर सकती है और उपचार के बिना बिगड़ सकती है। डर, चिंता, तनाव में अंतर। डर भावनाओं की एक श्रृंखला है। चिंता डर का वर्णन करती है, अक्सर शारीरिक लक्षणों के साथ। तनाव एक शारीरिक या भावनात्मक स्थिति का परिणाम है जिसके लिए अनुकूलन या तनाव की आवश्यकता होती है। उपचार। अक्सर दवा और मनोवैज्ञानिक उपचार जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, CBT,
का दोहरा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होता है। सक्रिय चिंता निवारण उपकरण, स्वस्थ जीवन शैली, दैनिक व्यायाम, विश्राम तकनीकें, योग, गहरी सांसें, भरोसेमंद रिश्ते, पर्याप्त नींद, शराब, नशीली दवाओं, कैफीन से बचना। सारांश: चिंता एक दुर्बल करने वाली समस्या हो सकती है। मोरिता थेरेपी के सिद्धांतों का उपयोग करके हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम वर्तमान में रह सकें और चिंता को दूर कर सकें। यदि यह काम न करे तो पेशेवर मदद आवश्यक है। अध्याय 8: कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। यह अध्याय बताता है कि हमारे जीवन और वित्त के सभी पहलू हमारी भावनाओं और स्वयं की समझ से प्रभावित होते हैं। कारण और प्रभाव की नींव, पारंपरिक सोच की हमेशा बी का कारण बनता है, एक भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि परिणाम एक्स के कई कारण चर होते हैं, एक्स, बी, सी आदि। केवल दो चर वाले सरल तर्क से झूठी दुविधा हो सकती है। कठोर तर्क, सामान्य ज्ञान के बिना, हमें बाजार में गलत निष्कर्षों पर पहुंचा सकता है। ट्रेडिंग निर्णयों में कारण और प्रभाव, बाजार ट्रेडरों की भावनाओं के कारण ऊपर नीचे होता है। स्टॉक खरीदना आसान है, लेकिन बेचना एक ट्रेडर की प्रतिभा का काम है। हमारी आत्मविश्वास, सेल्फ एफिकेसी भी एक कारण चर है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे निर्णय बेचने के भी समीकरण के कारण चर हैं। कारण चरों को बदलना, जब एक ट्रेडर कोना मोड़ लेता है तो इसका मतलब है कि उसने सभी कारण चरों को सहज रूप से समझना सीख लिया है और वह अपने ट्रेडों के परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। कर्म का सिद्धांत, एंड ऑफ कर्मा, जैसे हम बोते हैं वैसे ही काटते हैं। नकारात्मक आय रिपोर्ट केवल एक चर थी। असली कारण आपकी अपनी निर्णय लेने की कमी या शोध की कमी हो सकती है। मनी मैनेजमेंट योजना, एक स्पष्ट योजना की कमी खतरनाक हो सकती है। आउटकम की कल्पना, एक दिन के लिए हर स्थिति के संभावित परिणाम की कल्पना करें। यह आपको कारण चरों पर ध्यान देने में मदद करेगा। जो रिचर्ड का साक्षात्कार, शिकागो रिसर्च एंड ट्रेडिंग के संस्थापक, 225 में बेची गई। रिचर्ड ने कहा कि सहज ज्ञान ही सर्वोच्च है। अत्यधिक शिक्षित अर्थशास्त्री अक्सर गलत होते हैं क्योंकि वे हर चीज को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हैं। माइकल जॉर्डन का उदाहरण, बास्केटबॉल खेलते समय सहज ज्ञान से काम करते हैं, हर चाल को तर्क से नहीं तोड़ते। मुश्किल समय में वापसी, रुकें, अपना दिमाग साफ करें, ट्रेडिंग इकाइयों को छोटा करें और सही ट्रेड का इंतजार करें। सफलता के बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग आकार बढ़ाएं, लेकिन अहंकारी ना हों। तनावपूर्ण क्षण, अपनी पोजीशन आधी कर दें, इससे दिमाग को बहुत राहत मिलती है। शुरुआती ट्रेडर के लिए अंतराल, गैप्स खोजें, ऐसे निशेस जहां ज्यादा ट्रेडिंग ना हो। जो की बातों पर अतिरिक्त विचार, सहज ज्ञान कई कारण चरों को एक साथ कैप्चर करता है। ट्रेडिंग उपकरण वित्तीय और व्यक्तिगत ज्ञान हैं जो तेज और शांत कार्रवाई की अनुमति देते हैं। सहज ज्ञान के लिए कारण चरों को मजबूत करना, बाजार की बड़ी तस्वीर, अर्थशास्त्र, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मौलिक तकनीकी विश्लेषण, मनी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग शैली योजना, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को समझना। अनुभव सबसे महत्वपूर्ण कारण चर है। अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण कारण चर है जो लाभदायक ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। हर नुकसान एक उपहार है, क्योंकि यह आपके अनुभव में इजाफा करता है। अध्याय 9: भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंतर्ज्ञान वाइल्ड कार्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस, द इंट्यूएशन वाइल्ड कार्ड। यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ है स्वयं, दूसरों और समूहों की भावनाओं को समझना, आकलन करना और प्रबंधित करना। ट्रेडिंग एक ब्लफिंग गेम है। ये पोकर के खेल जैसा है, जहां आपको बाजार की सामूहिक भावनाओं को पढ़ना और खुद ब्लफ करना आना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जड़ें। यह अवधारणा 1920 के दशक से सामाजिक बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हुई, जिसे 1985 में वेन लियोन पाइने ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता नाम दिया।
और डैनियल गोल्डमैन, जॉन डी मेयर और पीटर सैलोवे ने इसे लोकप्रिय बनाया। अहंकार केंद्रितता, एगोसेंट्रिसिटी बचपन में हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेने की आदत, जैसे अगर मैं स्टॉक खरीदूंगा तो वह नीचे जाएगा, ट्रेडरों में भी दिख सकती है। यह अपर्याप्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत है। हमें ये पहचानना होगा कि बाजार हमारे आसपास नहीं घूमता। और भावनात्मक पहचान और स्वीकृति, बुद्धि IQ के बिना भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ सफलता को बाधित कर सकती है। सोमविल अध्ययन, ट्रेडिंग में भावनात्मक जागरूकता की कमी हमें ये पहचानने से रोकती है कि भावनाएं नियंत्रण में हैं, न कि तर्क। भावनात्मक संक्रमण, इमोशनल इन्फेक्शन, दूसरों की भावनाओं को जाने बिना ही पकड़ लेना, जैसे भीड़ में घबराहट फैलना। ट्रेडर को झुंड का अंधाधुंध पालन करने से बचना चाहिए। अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना उन्हें शांत करने में मदद करता है। मैं गुस्सा हूं, और गुस्सा होना ठीक है। ट्रेडिंग में उपयोग, हर खरीद बिक्री के निर्णय में दूसरों और दुनिया की जानकारी के साथ कुछ हद तक भावनात्मक बातचीत शामिल होती है। भावनात्मक ट्रेडिंग जर्नल, अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को बाजार की स्थिति और उस समय अपनी भावनाओं के साथ रिकॉर्ड करें। भावनात्मक संक्रमण और अहंकार केंद्रितता के क्षणों को चिन्हित करें। यह आत्म ईमानदारी को बढ़ावा देता है। और भावना बनाम अंतर्ज्ञान, भावनात्मक ट्रेडर प्रतिक्रियाशील होते हैं, जबकि सहज ट्रेडर सक्रिय होते हैं, जो आंतरिक समझ के आधार पर कार्य करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अधिक सक्रिय निर्णय लेते हैं। सारांश, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी, आत्म ईमानदारी, भावनात्मक जागरूकता की कमी, भावनात्मक संक्रमण और अहंकार केंद्रितता बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। EQ पर काम करने से साहसी और सहज ट्रेडर बनने में मदद मिलती है। इस पुस्तक में अब तक कवर किए गए सभी सिद्धांत आत्मज्ञान की नींव हैं, जो भावनात्मक विकास की ओर ले जाते हैं। अध्याय 10, अंतर्ज्ञान का विकास, डेवलपिंग इंट्यूइशन। यह अध्याय बताता है कि अंतर्ज्ञान ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे विकसित और निखारा जा सकता है। अंतर्ज्ञान के स्तर, अचेतन तर्क, अनकॉन्शियस रीजनिंग, ज्ञान, कौशल और अनुभव का उत्कृष्ट अनुप्रयोग, जिससे व्यक्ति घटनाओं को घटने से पहले ही समझ पाता है। पेट में महसूस होने वाला अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग इंट्यूइशन, एक सहज आवेग जो बिना योजना के तत्काल कार्रवाई करने पर सबसे फायदेमंद साबित होता है। यह सीखा हुए डर से अलग है, जैसे राजमार्ग पर चलने का डर। यह अंतर्ज्ञान का सबसे प्राथमिक स्तर है। ज्ञान आधारित, शैक्षिक अंतर्ज्ञान, नॉलेज बेस्ड एजुकेशनल इंट्यूइशन, यह अनुभवाधारित अंतर्ज्ञान भी कहलाता है, जहां हम स्थितियों को अपने पिछले अनुभवों से जोड़कर त्वरित निर्णय लेते हैं। रिकॉग्निशन प्राइम डिसीजन, RPD। इसमें सीधे अनुभव से प्राप्त अंतर्ज्ञान और अन्य जीवन स्थितियों को ट्रेडिंग पर लागू करने से प्राप्त अंतर्ज्ञान शामिल है। इंद्रियां बनाम अंतर्ज्ञान, इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, छूना, डेटा प्राप्त करने का माध्यम है, जबकि अंतर्ज्ञान उस डेटा को कैसे समझते हैं। ट्रेडिंग पिट का शोरगुल आपकी इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है और आपके अंतर्ज्ञान को बाधित कर सकता है। खुद से पूछें, क्या मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे रही हैं? अंतर्ज्ञान के लिए योजना बनाना, लिन ए रॉबिन्सन की डिवाइन इंट्यूशन के अनुसार, हमें अपने प्रश्नों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि हम अंतर्ज्ञान से उत्तर पहचान सकें। अपने लक्ष्यों को लिखने से अवसर पहचानने की हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती है। अंतर्ज्ञान का विकास। पॉल पी बुडनिक जूनियर की पुस्तक व्हाट इज एंड व्हाट विल बी बताती है कि अंतर्ज्ञान दर्शन से परे जाकर भौतिकी तक विस्तृत होता है, जैसे आइंस्टीन का सहज ज्ञान। यह डर से परे जाने का प्रयास है, लेकिन तनाव के समय हम अक्सर अपने अंतर्ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। ट्रेडिंग नियम, आप ऐसे नियम बना सकते हैं जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करें, लेकिन अंतर्ज्ञान को मार्गदर्शन करने दें। जूलिया गुद का साक्षात्कार, द ऑक्सफोर्ड क्लब की प्रकाशक। वह अपने व्यापार में टीम वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता को सहज रूप से समझती थीं और खुद हृदय के रूप में काम करती थीं।
उनके लिए अंतर्ज्ञान का अर्थ कार्बनिक, अनियोजित तरीके से सोचना और कार्य करना। जब कुछ सही लगता है तो वह प्राकृतिक लगता है। उन्होंने कहा कि अंतर्ज्ञान महत्वपूर्ण है जब किसी जटिल समस्या को हल करने या उच्च गुणवत्ता वाले विचार चुनने की बात आती है। उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी अंतर्ज्ञान की कमी के कारण गलत निर्णय होते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग जानकारी को संसाधित करने के लिए इंद्रियों से प्राप्त डेटा और पिछले अनुभवों का उपयोग करता है। वेबर का नियम, वेबर्स लॉ, बताता है कि छोटे बदलावों को समझने की क्षमता सहज ट्रेडर को बाजार को बेहतर ढंग से पढ़ने में मदद करती है। छोटे बदलावों को पहचानना बड़े अवसरों की ओर ले जा सकता है। ट्रेडिंग में अंतर्ज्ञान। ये ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि ये हमें अवसरों को पहचानने में मदद करती है। लैरी लिविंगस्टन, जेसी लिवरमोर ने अपने कई ट्रेड पेट में महसूस होने वाले अंतर्ज्ञान पर किए। सारांश। अंतर्ज्ञान कुछ ऐसा है जिसे हम सब विकसित और बढ़ा सकते हैं। यह अचेतन तर्क है जो ज्ञान और अनुभव से आता है। हर लाभ और नुकसान अंतर्ज्ञान का निर्माण करता है, जिससे हम भविष्य में बेहतर ट्रेडर बनते हैं। अध्याय 11, कृतज्ञता व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। यह अध्याय बताता है कि कृतज्ञता ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें महानता प्राप्त करने में मदद करती है, खुद को बेहतर ढंग से समझने में, विनम्र रहने में और बदलाव को स्वीकार करने में सहायक होती है। कृतज्ञता के लाभ। रॉबर्ट एमंस और माइकल मैकुलॉक के अध्ययन ने साबित किया कि कृतज्ञता हमें अधिक आशावादी बनाती है। यह हमें नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के बजाय जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे खुशी बढ़ती है और शारीरिक समस्याएं कम होती हैं। यह दोस्ती और सामाजिक बंधन भी बनाती है। ट्रेडिंग में कृतज्ञता। नुकसान होने पर कृतज्ञता ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन यह नए समाधानों के लिए द्वार खोलता है और पिछले गलत निर्णयों से दिमाग साफ करता है। यह उद्देश्य केंद्र को सक्रिय करता है, हद धर्मिता को तोड़ता है, क्षमा में मदद करता है, डर और चिंता को हराता है और कुल मिलाकर हमें बेहतर ट्रेडर बनाता है। ये हमें विनम्र भी रखता है और बदलाव के लिए खुला रखता है। कृतज्ञता को कमजोरी समझना। ट्रेडिंग की दुनिया में कृतज्ञता को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। झूठी कृतज्ञता, फॉल्स ग्रैटिट्यूड, ये तब होती है जब हमारी कृतज्ञता ईमानदारी से नहीं होती या किसी शर्त के साथ आती है। यह अहंकार केंद्रितता को जन्म देती है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान को बाधित करती है। कृतज्ञता की उपचार शक्ति। सबसे भयानक स्थितियों में भी धन्यवाद देने योग्य कुछ अविश्वसनीय चीजें होती हैं। नुकसान होने पर कृतज्ञता की सूची बनाना दिमाग को साफ करता है और बाजार को शांत दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करता है जो तर्कहीन निर्णयों का कारण बनती हैं। हास्य भी तनाव को कम करने में मदद करता है। कृतज्ञता शक्ति है। कृतज्ञता की भावना से हम सशक्त होते हैं। ये हमें अपने डर का सीधे सामना करने में मदद करती है और वर्तमान में रहने देती है, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। यह अनुकूल नहीं होने वाले डर और चिंता को विकसित होने से रोकती है। सारांश। कृतज्ञता हमारे जीवन पर सांख्यिकीय रूप से सिद्ध सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जागरूकता को बढ़ाती है, अहंकार केंद्रितता से बचाती है और डर व चिंता से लड़ती है। कृतज्ञता सभी सिद्धांतों का चरमोत्कर्ष है जो इस पुस्तक में कवर किए गए हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए उद्देश्य केंद्र की मजबूत नींव आवश्यक है। भाग 2, भावनाओं से परे, बियॉन्ड इमोशंस। इस भाग में बताया गया है कि एक सामान्य ट्रेडिंग करियर को शानदार में बदलने के लिए खुद को समझना कितना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि वॉल स्ट्रीट पर क्या हो रहा है। यदि हमारी भावनाएं बेकाबू हो जाएं, तो हम कभी भी उद्देश्य और जुनून के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेखक का अनुभव। लेखक ने अपनी ही किताब लिखते हुए तनाव का अनुभव किया, जहां 4 नुकसानदायक ट्रेडों की वजह से उन्हें पैनिक अटैक और अनिद्रा की समस्या हुई। उन्होंने सीखा कि तनाव अनपेक्षित रूप से हमला कर सकता है और इसे समझने की आवश्यकता है। आत्मविनाश। जब हम गंभीर नुकसान का सामना करते हैं
या जब चीजें ठीक चल रही होती हैं तब भी अपने भविष्य को तोड़ते हैं तो हम औसत दर्जे पर ही बने रहते हैं। भाग 2 का लक्ष्य। इस भाग में तनाव, चिकित्सीय और अनुभवी ट्रेडर के दृष्टिकोण से विश्राम, प्रतिज्ञान, एफर्मेशन और कल्पना, विजुअलाइजेशन पर चर्चा की गई है और आत्मविनाशकारी व्यवहार से बचने के लिए सलाह दी गई है। लेखक का लक्ष्य आपके मनोवैज्ञानिक टूलबॉक्स में प्रभावी उपकरण जोड़ना है ताकि आप जुनून और उद्देश्य के साथ ट्रेडिंग कर सकें, खासकर जब तनाव एक महत्वपूर्ण कारक हो। अध्याय 12, तनाव का सामना करना और उसे हराना, कॉन्फ्रंटिंग एंड डिफीटिंग स्ट्रेस। यह अध्याय तनाव को वास्तविक या कल्पित व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत अपेक्षाओं के बीच एक अस्वीकार्य विसंगति के लिए शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं का योग के रूप में परिभाषित करता है। यह बताता है कि हमें इसे पहचानना और प्रबंधित करना सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में तनाव। ट्रेडिंग एक अत्यधिक तनावपूर्ण पेशा है क्योंकि सफलता सीधे डॉलर में मापी जाती है। बाजार डर और लालच से चलते हैं और दोनों ही तनावपूर्ण होते हैं। थोड़ा तनाव अच्छा है। कुछ तनाव आवश्यक और वांछनीय है क्योंकि ये हमें चुनौती देता है और हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे इष्टतम प्रदर्शन सीमा बनती है। हालांकि अत्यधिक तनाव डर या चिंता में बदल सकता है और विनाशकारी निर्णय लेने या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सचेत विश्राम। ये तनाव से निपटने के लिए एक 3 भाग वाली गतिविधि है। 1. तनाव को पहचानना। 2. शारीरिक रूप से आराम करने का प्रयास, अध्याय 14 में कवर। 3. सकारात्मक मानसिक अवस्था बनाना, प्रतिज्ञान और कल्पना द्वारा, अध्याय 15 में कवर। तनाव को पहचानना। जब आप ट्रेड में हों और आपको पसीना आए, तो ये तनाव, डर या चिंता का संकेत है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि जो है वह है। हमें अपने सर्किट ब्रेकर बिंदु को पहचानना होगा। केविन कडी का उदाहरण, जहां हमें रुक जाना चाहिए। मैट मैककॉल का साक्षात्कार, ट्रेडर, निवेशक, मनी मैनेजर। निवेश दृष्टिकोण। वह तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का उपयोग करके टॉप डाउन दृष्टिकोण से निवेश करते हैं, जिससे तनाव का स्तर कम होता है। दैनिक दबाव। नए पैसे बनाने वाले विचारों के साथ आना और उच्च प्रदर्शन का दबाव। क्या होगा अगर की सोच समय बर्बाद करती है और तनाव बढ़ाती है। शांत रहने की तकनीकें। अपनी ट्रेडिंग प्रणाली पर वापस लौटना, भावनाओं को न्यूनतम रखना, कार्यालय से बाहर निकलना, तनाव के स्रोत का विश्लेषण करना। बड़े नुकसान का उदाहरण, उन्होंने स्टॉप लॉस नियम को अनदेखा करके 30% का नुकसान उठाया, जिससे उन्होंने सीखा कि तनाव कैसे खराब निर्णय लेने का कारण बनता है। सफल ट्रेडर के लिए सलाह, कड़ी मेहनत और अनुशासन को याद रखें, अहंकार को नियंत्रण में रखें। सफल निवेशक अक्सर विजेताओं के साथ भी तनाव महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लाभ खोने का डर होता है। धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत सफल निवेशकों के 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। सारांश, तनाव हमें पूरी तरह से अभिभूत कर सकता है। तनाव के लक्षणों को पहचानना और तनाव पैदा करने वाले कारकों से अवगत होना महत्वपूर्ण है ताकि हम सक्रिय रूप से तैयार रह सकें। दिन के दौरान तनाव महसूस होने पर ब्रेक लेना लाभदायक हो सकता है। तनाव, डर और चिंता परस्पर संबंधित हैं। अध्याय 13, तनाव का चिकित्सा मूल्यांकन, अ मेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग हमेशा तनावपूर्ण रहेगी और हमें इस वित्तीय लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अप्रत्याशित झटके लगेंगे और इनसे निपटने के लिए कौशल की आवश्यकता है। लेखक का नुकसान का अनुभव। लेखक अपनी एक बड़ी ट्रेडिंग हार का उदाहरण देते हैं जब उन्हें इतना तनाव महसूस हुआ कि वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। रॉयस पीटरमैन का साक्षात्कार, कार्डियोलॉजी फेलो। चिकित्सा दृष्टिकोण ऑस्टियोपैथिक शरीर को एक इकाई के रूप में देखती है, संरचना और कार्य को आपस में संबंधित मानती है और शरीर में खुद को ठीक करने की आंतरिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है। तनाव के शारीरिक गुण। तनाव कई तरीकों से प्रकट होता है, जिनमें थकान और चिड़चिड़ापन सबसे आम हैं। रूपांतरण विकार, कन्वर्शन डिसऑर्डर,
में व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक तनाव के बाद शरीर के अंगों का कार्य खो सकता है। गैस्ट्रिटिस, पेट की परत की सूजन और ताक़ातसुबों का कार्डियोमायोपैथी, हृदय की गंभीर शिथिलता जो भावनात्मक तनाव के दौरान कैटेकोलामीन्स के बढ़ने से होती है, भी तनाव से संबंधित हैं। टाइप ए व्यक्तित्व, प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी, अक्सर क्रोधित, को हृदय रोग से जोड़ा गया है। तनाव से सिरदर्द भी हो सकता है। संकट की स्थिति में शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे पोर्टफोलियो का गिरना, कैटेकोलामीन्स का बढ़ा हुआ स्तर, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, दिल का दौरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं और मांसपेशियों में तनाव पैदा कर सकता है। खराब आहार, नींद की कमी और व्यायाम की कमी तनाव को और बढ़ाती है। नियंत्रण फिर से पाना, यह नियंत्रण के बारे में उतना नहीं है जितना जागरूकता के बारे में है। अपने शरीर और तनाव के प्रभावों के प्रति जागरूक रहें। उपचार के तरीके, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार, व्यायाम और श्वास तकनीकें तनाव के प्रभावों को प्रभावित कर सकती हैं। विभिन्न तकनीकों, एक्यूपंक्चर, मसाज, बायोफीडबैक, सीबीटी का उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सक से परामर्श करने में संकोच न करें। तनाव से लड़ने के सर्वोत्तम तरीके, ये स्वीकार करना कि भावनात्मक तनाव शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। योग और ध्यान ने डॉ. पीटर मैन को तनाव से निपटने में मदद की। एक उच्च शक्ति में विश्वास करना और दूसरों के कार्यों को अपनी भावनात्मक भलाई को नियंत्रित न करने देना भी महत्वपूर्ण है। अंतिम सलाह, जादुई गोली की तलाश मत करो। जादू तुम्हारे पास है, अंदर जाओ। सारांश, ट्रेडिंग एक तनावपूर्ण काम है और हमें इस लड़ाई के बीच खुद को शांत करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। तनाव, डर और चिंता परस्पर निर्भर हैं और इन तीनों को समझना हमें इन पर विजय पाने में मदद करेगा। अध्याय 14, विश्राम की आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ रिलैक्सेशन। यह अध्याय बताता है कि विश्राम चिंता और शारीरिक तनाव से मुक्त एक शांत, शांतिपूर्ण और केंद्रित अवस्था है। यह हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है और स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करता है। शिवानंद सिद्धांत, योग। हमारा शरीर एक दिन में अगले दिन के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है, लेकिन इसे खराब मूड, क्रोध या अत्यधिक चिड़चिड़ापन से मिनटों में खाया जा सकता है। 1. शारीरिक विश्राम, मन से थकी हुई मांसपेशियों को आराम देने का संदेश भेजना। 2. मानसिक विश्राम, धीरे धीरे और लयबद्ध ढंग से सांस लेना मन को शांत करता है। 3. आध्यात्मिक विश्राम, पूर्ण विश्राम के लिए व्यक्ति को शरीर, मन के विचार और अहंकार चेतना से खुद को अलग करना होगा। तनावपूर्ण क्षणों से निपटने के लिए सांस लेने की तकनीकें। रयान डेम्पस्टर, शिकागो शावक, ने दबाव में खुद को शांत करने के लिए सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करने का उल्लेख किया। 1. ओहो, चीजें गर्म हो रही हैं। जब आप तनाव महसूस करना शुरू कर रहे हों तो हकालाओ तकनीक का उपयोग करें। इसमें पेट से गहरी सांसें लेना, ऊपर की ओर देखना और धीरे धीरे अपने परिधीय दृष्टि को बढ़ाना शामिल है, ताकि आप अपने आसपास की हर चीज के प्रति जागरूक हो सकें। यह आपको अराजकता से अलग करता है और आपको शांत और सतर्क रहने में मदद करता है। 2. मैं पूरी तरह से डूब गया हूँ। जब पूरी तरह से अराजकता हो तो अपनी नाक से 10 तक गिनती करते हुए सांस अंदर लें, 15 या 3 तक गिनते हुए सांस रोकें और फिर मुंह से पूरी तरह सांस बाहर छोड़ें। ये तंत्रिकाओं को शांत करता है। 3. सब कुछ भूल जाओ। जब आप पूरी तरह से थक चुके हों या दिन की शुरुआत से ही परेशान हों। डेनिस लुईस की द ताओ ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग के अनुसार हमारी चिंता का एक हिस्सा गलत सांस लेने से आता है, जिससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होता है और लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया ट्रिगर होती है। गहरी आहें भरकर सांस लेने से हाइपरवेंटिलेशन से लड़ने में मदद मिलती है। यह एक चेतावनी है कि आप तनाव में हैं। कृतज्ञता के साथ संयोजन, गहरी सांस लेते समय उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपके पैरों में जूते हैं,
सांस लेने और कृतज्ञता का संयोजन विश्राम के अद्भुत परिणाम पैदा करता है। सारांश: तनाव महसूस होने पर गति धीमी करना और केवल सांस लेना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, जिससे आप वर्तमान में वापस आ सकते हैं। सुबह के समय इन अभ्यासों का अभ्यास करने से दिन की शुरुआत सचेतता, माइंडफुलनेस की स्थिति में होती है और नकारात्मक भावनाओं से बचा जा सकता है। अध्याय 15: प्रतिज्ञान और कल्पना, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। यह अध्याय बताता है कि सभी महान ट्रेडरों के पास एक योजना होती है जिसे वे हर दिन देख सकते हैं। केविन कडी जैसे सफल ट्रेडर कल्पना का उपयोग करते हैं। वो खुद को प्रतिज्ञा करना, अफर्मिंग आवरसेल्व्स, प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, आत्मसम्मान के लिए एक प्रेरणादायक वार्ता है जो तनाव को नियंत्रित करने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जागरूकता बढ़ाने और अंततः एक स्वस्थ अहंकार को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। प्रतिज्ञान की व्याख्या: चुंगलियांग हुआंग और जेरी लिंच की पुस्तक थिंकिंग बॉडी, डांसिंग माइंड से प्रतिज्ञान मजबूत, सकारात्मक कथन है जो पहले से ही सत्य है। उदाहरण के लिए, मैं शांत, खुश और वर्तमान में हूँ। उपयोग: ये तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उपयोग किए जाते हैं, खासकर जब नकारात्मक आत्मवार्ता हावी होने लगे। अपने मिशन स्टेटमेंट को प्रतिज्ञान के रूप में दोहराने से आपकी इच्छा, प्रतिबद्धता मजबूत होती है और नकारात्मकता दूर होती है। सफलता की कल्पना करना: विजुअलाइजिंग सक्सेस। हमारा मन असाधारण रूप से शक्तिशाली है और कल्पनाशील तस्वीरें बना सकता है। कल्पना का अर्थ है परिणाम को घटित होने से पहले ही अपने मन में देखना। मुख्य अंतर: केवल परिणाम की कल्पना न करें, बल्कि उन सभी कार्यों की कल्पना करें जो लक्ष्य को साकार करेंगे। गलत कल्पना का उदाहरण: पूल गेम केवल 8 गेंद के पॉकेट में जाने की कल्पना करना, लेकिन शॉट के यांत्रिकी की कल्पना न करना विफलता का कारण बन सकता है। सही कल्पना: पहले परिणाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, फिर स्वयं को उस स्थिति में हर क्रिया को करते हुए अपनी मनोदशा और सभी विवरणों के साथ देखें। इसे श्वास तकनीक और प्रतिज्ञान के साथ जोड़े। सारांश: प्रतिज्ञान और कल्पना तनाव और नकारात्मकता को हराने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये ट्रेडर के मिशन स्टेटमेंट के साथ मिलकर बहुत प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि ये भावुक लग सकते हैं, लेकिन सभी महान ट्रेडर इनका उपयोग करते हैं। अध्याय 16: आत्मविनाशकारी व्यवहार से बचना, अवॉइडिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग फ्लोर पर अच्छे ट्रेडों की एक श्रृंखला के बाद ही ट्रेडर खुद को गिराना शुरू कर देते हैं। इसे आत्मविनाश कहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, इसे कब पहचानना है और इसे कैसे रोकना है। हम क्यों बर्बाद होते हैं? आत्मविनाश की जड़ें हमारे मानस में गहराई से जमी हो सकती हैं, कभी कभी बचपन के अनुभवों से, जिसके लिए पेशेवर थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। बेन उफाना, क्योवा जनजाति के एक हीलर, का तर्क है कि हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, जिससे वे अचेतन में गहरे उतर जाती हैं और विश्वास बन जाती हैं, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आत्मविनाशकारी चरण को पहचानना। यदि हम यह पहचान सकें कि हम भावनात्मक रूप से विनाशकारी चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम खुद के नकारात्मक स्वभाव को हराने का प्रयास कर सकते हैं। झूठे सत्य। नए ट्रेडर अक्सर सोचते हैं, ये इतना आसान नहीं हो सकता, और फिर खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आत्मविनाश को रोकना और सफाई करना। उफाना के अनुसार हमें अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को पचाना होगा। सिसिफस का उदाहरण, जो बार बार एक ही पत्थर को ऊपर धकेलता है, आत्मविनाशकारी सोच का प्रतीक है जो हमारी सफलता को बाधित करती है। आत्मसंदेह के प्रश्न। मैं बाजार से अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता हूँ? इतनी सारी जानकारी है, मैं ये सब कैसे समझ पाऊंगा? जैसे प्रश्न आत्मसंदेह को दर्शाते हैं। सकारात्मक उत्तर दें। इन प्रश्नों का उत्तर इस तरह दें जैसे आप किसी बेतुके प्रश्न का उत्तर दे रहे हों। क्योंकि मैंने अपना शोध किया है और मुझे खुद पर भरोसा है। आत्मसंदेह से छुटकारा पाएं। डर का उपयोग करें।
थोड़ा डर हमें मूर्खतापूर्ण काम करने से रोक सकता है, लेकिन अत्यधिक डर हमें बर्बाद कर सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप। डर पर काबू पाने का एक सरल तरीका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। यह भावनात्मकता को हटाता है और संदेह को हावी होने से रोकता है। अहंकार केंद्रित व्यवहार। एगोसेंट्रिसिटी ट्रेडर का नंबर 1 हत्यारा है। मैं ब्रेक नहीं खरीद सकता, या मैं किसी भी स्टॉक के लिए मौत का चुंबन हूँ जैसी बातें ज्ञान और व्यक्तिगत समझ की कमी के लिए बहाने हैं। सारांश। आत्मविनाशकारी व्यवहार सामान्य है, खासकर शुरुआती ट्रेडरों के लिए। यह ज्ञान और आत्मविश्वास की कमी से आता है। आत्म ईमानदारी महत्वपूर्ण है ताकि इन पैटर्न को पहचाना जा सके। कभी कभी ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए छुट्टी लेना ही सबसे अच्छा बचाव होता है। सर्किट ब्रेकर। अपनी सीमा को जानें और एक सर्किट ब्रेकर योजना रखें, जैसे ट्रेडिंग योजना और जोखिम सहनशीलता, अध्याय 17 और 18 में कवर, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाएगा। भाग 3। अपनी खेल योजना विकसित करना। डेवलपिंग योर गेम प्लान। इस भाग में हम पिछली मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का उपयोग करके सफलता के लिए एक व्यावहारिक खेल योजना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें जोखिम प्रबंधन योजना बनाना और बाजार में बदलाव की निरंतरता को समझना शामिल है। योजनाओं का महत्व। कई ट्रेडर ट्रेडिंग योजना बनाते हैं, लेकिन अक्सर जोखिम योजना व्यक्तिगत सीमाओं के संदर्भ में को अनदेखा कर देते हैं। अपनी व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता को जानना आपको प्रदर्शन के अनुसार ब्रेक लगाने या तेज करने में मदद करता है। इन 2 महत्वपूर्ण तत्वों के बिना आपकी ट्रेडिंग रात के आकाश में एक भटकते हुए तीर या महासागर के बीच में बिना पतवार वाली नाव जैसी होगी। अध्याय 17। एक ट्रेडिंग योजना बनाना। क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग योजना बनाने का पहला कदम खुद के भीतर ईमानदारी और समर्पण का एक सच्चा स्तर स्थापित करना है। ईमानदारी और समर्पण। यदि आप समय नहीं लगा रहे हैं, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। लेखक ने अपने शुरुआती दिनों का उदाहरण दिया, जब वे अन्य ट्रेडरों के साथ खुद की तुलना करके खुद से झूठ बोलते थे। ईमानदारी और समर्पण के बिना ट्रेडिंग योजना एक दिखावा मात्र है। योजना। आपको न केवल अपना उद्देश्य जानना होगा, बल्कि उसके साथ एक योजना भी बनानी होगी। आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आप क्या ट्रेड करेंगे और कैसे करेंगे। इससे आप दूसरों की माचिज्मो कॉल्स के शिकार होने से बचेंगे। प्रश्न आधारित अभ्यास। अपनी ट्रेडिंग पसंद के बारे में लिखें और फिर उसे एक प्रश्न में समेटें, जैसे मैं पेयर ट्रेडिंग के बारे में और कैसे सीख सकता हूँ, और एक सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर बनने के लिए सभी आवश्यक कौशल कैसे विकसित कर सकता हूँ। विस्तृत ट्रेडिंग योजना का उदाहरण। इसमें सांख्यिकीय आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, मौलिक और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग, सख्त स्टॉप लॉस नियम, कुल खाते के 5% से अधिक नुकसान नहीं, और हाइप स्टॉक से बचना शामिल है। लाभ। ये परिभाषित नियम बनाता है, जिससे मुश्किल समय में चीजें व्यवस्थित रहती हैं। यह आपको आत्मविनाशकारी आत्मवार्ता को छोड़ने में मदद करता है। दर्शन के माध्यम से ट्रेडिंग योजना की अखंडता, इंटेग्रिटी। प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति को आत्महित के जाल से बचने के लिए नैतिकता के उच्च मार्ग का पालन करना चाहिए। अखंडता की परिभाषा। यह दयालुता से जीना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और कड़ी मेहनत से अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना है। विनी रोआजी। सफलता कोच। सफलता करने में नहीं, बल्कि होने में है। अपनी ट्रेडिंग योजना में अखंडता को शामिल करने से एक सकारात्मक आत्मबोध बनता है। प्लेटनिक अखंडता। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी अवैध गतिविधियों से बचना। कही गई बातों में अखंडता। एक ट्रेडर का उदाहरण जिसने अपनी पोजीशन को बढ़ावा देने के लिए झूठे कॉल किए। अखंडता की कमी बनाम एक ट्रेडर जिसने ईमानदारी से अंतर्दृष्टि साझा की। अखंडता। सारांश। ट्रेडिंग योजना बनाना आत्म अखंडता का निर्माण करना है। ये सफलता के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। योजनाएं बाजार के अनुसार बदल सकती हैं, और गलत होने पर खुद को माफ करना और वापस उठना महत्वपूर्ण है।
अध्याय 18 जोखिम को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। जोखिम को समझने से हमारे तनाव में भारी कमी आती है और हमें जुनून और उद्देश्य के साथ ट्रेडिंग करने में मदद मिलती है। जोखिम नुकसान की संभावना है जो किसी भी निर्णय से उत्पन्न होती है। जोखिम प्रबंधन निवेश का केंद्र है। बड़ी तस्वीर का प्रबंधन। जोखिम अंतर्निहित है और हमें संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए और परिणामों पर विचार करना चाहिए। जोखिम इन्वेंट्री बनाना ये स्पष्ट करता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार हैं। और जोखिम शीट, रिस्क शीट उन चीज़ों की सूची बनाएं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या जोखिम लेने को तैयार हैं। ओ लेखक का उदाहरण, उनका सपना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है ताकि वे अपने जुनून, पेंटिंग, लेखन, परिवार की मदद को पूरा कर सकें। वे इसके लिए अपने सभी वित्त, जब तक कोई परिवार नहीं है, समय, एक तनाव मुक्त जीवन, परिणाम की अनिश्चितता, ट्रेडिंग विचारों की विफलता, 40 वर्ष की आयु तक परिवार शुरू न करना, विफलता के लिए समाज द्वारा तिरस्कृत होना, आलोचना और अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने को तैयार हैं, लेकिन वे दोस्तों और परिवार के स्वास्थ्य और भलाई या अवैध गतिविधियों के लिए जेल जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। ट्रेडिंग जोखिम योजना, एक समान सूची जो आपके ट्रेडिंग के लिए विशिष्ट जोखिम सहनशीलता को रेखांकित करती है, जैसे किसी एक ट्रेड पर कुल खाते के 5% से अधिक का नुकसान नहीं। यह आपके उद्देश्य केंद्र को मजबूत करती है और बाजार में अस्थिरता के समय आपको शांत रखती है। और जोखिम से इनाम अनुपात, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये संभावित ट्रेडों का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। यदि जोखिम इनाम से कहीं अधिक है तो आत्मचिंतन करना या जोखिम इनाम संतुलन को फिर से समायोजित करना एक अच्छा विचार हो सकता है। निष्कर्ष, माइक पालुम्बो और रयान डेम्पस्टर दोनों ने जोखिम को समझने और स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया है। रयान कहते हैं कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखना चाहिए। यदि आपने तैयारी के लिए हर संभव प्रयास किया है तो आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। सारांश, सफल होने के लिए हमें स्पष्ट रूप से पहचानना होगा कि हम हर दिन क्या जोखिम लेने को तैयार हैं, जिसमें दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया समय जैसे व्यक्तिगत जीवन के पहलू भी शामिल हैं। तभी हम अपने सपनों की ओर पूरी तरह से झुक सकते हैं। अध्याय 19 परिवर्तन निरंतर है, चेंज इज कांस्टेंट। यह अध्याय बताता है कि वित्तीय बाजार नदियों की तरह लगातार बहते रहते हैं। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और यही बाजार में हलचल पैदा करता है, जिससे ट्रेडर को लाभ का अवसर मिलता है। बदलाव से भावनाएं, जब चीजें टूटती हैं तो हम परेशान, क्रोधित, हताश, अपमानित और विनम्र महसूस करते हैं। लेकिन ये मुश्किल समय और बुरी भावनाएं जीवन और ट्रेडिंग की दुनिया में सीखने का एक बड़ा हिस्सा है। असहजता में झुकना, पेमा चोडरोन के अनुसार बाजारों की असहजता में झुकना हमारी ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। यह हमें ईमानदारी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कृतज्ञता और सहजता की स्थिति में लाता है। हास्य का महत्व, अपमानित होने पर भी हास्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। महान ट्रेडर भी हर बाजार चाल को पहले से नहीं देख सकते। विनम्रता हमें नए दरवाजे खोलने में मदद करती है। लेखक का नुकसान का उदाहरण, लेखक ने 6 महीने तक एक नुकसानदायक स्प्रेड ट्रेड को डेनायल में रखा, जिससे उनके खाते में 7% की गिरावट आई। ईमानदारी से अपने ग्राहक से बात करने और योजना बनाने से स्थिति सुधरी। ओ जीवन एक नदी है, ट्रेडिंग भी एक नदी में तैरने जैसा है। आपको कभी कभी भंवर या झरने में फंसना होगा। विनम्रतापूर्वक स्थिति को स्वीकार करके ही आप समाधान पा सकते हैं और शीर्ष पर वापस आ सकते हैं। जब जीवन बिखर जाए तो बदलाव करें। कभी कभी कोई भी उपकरण काम नहीं करता। ऐसे में अपनी आधी पोजीशन बंद कर दें ताकि दबाव कम हो और आप स्थिति से पीछे हट सकें। एक छोटे नुकसान को बड़े में न बदलने दें। फ्रांसीसी प्रशिया युद्ध का उदाहरण, नेपोलियन प्रशिया की पुरानी भव्य युद्ध रणनीति ने नेपोलियन की छापामार युद्ध रणनीति के खिलाफ काम नहीं किया। ट्रेडिंग भी स्ट्रीट फाइट जैसी है।
आपको अपने बुनियादी ज्ञान के साथ साथ ये भी जानना होगा कि कब पागलों की तरह वार करना है, जैसे छोटे स्कैल्प ओरिएंटेड ट्रेड। पुरानी और अप्रचलित रणनीतियों को छोड़ना महत्वपूर्ण है। उत्प्लावन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वेन डाय के अनुसार, उत्प्लावन के सिद्धांत को तैरने वाली चीजों जैसे लकड़ी के बारे में सोचकर खोजा गया था। सबसे अच्छे निवेशक वही होते हैं जो जनता की सोच के विपरीत चलते हैं, जैसे वॉरेन बफेट। मुश्किल तूफानों का सामना करने से ही बदलाव में छिपी पैसे की ढेरी को पहचानने की शक्ति मिलती है। सारांश: परिवर्तन एक संभावित लाभ केंद्र है जब हम इसे पहचान पाते हैं। ये लगातार होता है और हमेशा अपेक्षित होना चाहिए। ईमानदारी से खुद को स्वीकार करने पर विनम्रता आती है, जो नए विचारों के लिए द्वार खोलती है। अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड्स। लेखक कहते हैं कि इस पुस्तक में बताई गई सभी बातें साक्षात्कारों को छोड़कर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की हैं। ओ खुद पर हंसना, ट्रेडिंग और जीवन में सफलता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक खुद पर हंसना सीखना है। गलतियां हमें दूसरों के प्रति करुणा सिखाती हैं। करुणा का महत्व। करुणा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आत्मधार्मिकता हमें दुनिया का अनुभव करने से रोकती है। वित्तीय समुदाय में कला और कलाकारों के प्रति सम्मान की कमी इसका एक उदाहरण है। जेसी लिवरमोर जैसे महान ट्रेडर को भी जीवित रहते हुए प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अखंडता, प्लेटोनिक स्वयं और दूसरों के प्रति कृपा और समझ के साथ जीना। दूसरों को आंकना हमें अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोकता है। क्षमा ही महानता की कुंजी है। हमें पुरानी शिकायतों को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साहस, परिवर्तन लाने और हमें रोके रखने वाली चीजों को छोड़ने के लिए पहला कदम है। कोना मोड़ना, टर्निंग द कॉर्नर, ये एक ट्रेडिंग शब्द है जिसका अर्थ है एक ट्रेडर का लाभदायक बनना। इसमें बाजार और स्वयं को अच्छी तरह समझना शामिल है। यह अचेतन तर्क या अंतर्ज्ञान से आता है। आत्मसमर्पण, जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, यह सोच छोड़ देते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तभी हम अपनी महानता के शिखर पर प्रदर्शन कर पाते हैं। भविष्य के लिए आशा, लेखक सभी के लिए खुशी, स्वस्थ जीवन, प्रेम, लाभप्रदता और आशा की कामना करते हैं। लेखक का आभार, पाठक को धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था सार ट्रेड विद पैशन और पर्पस बाय मार्क विस्लर का। याद रखिए, मार्केट में सिर्फ स्किल्स ही नहीं, एक मजबूत इरादा और साफ मकसद भी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है और आपका लक्ष्य साफ है, तो आप सिर्फ पैसे नहीं, संतुलन और आत्मसंतोष भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में उद्देश्य को शामिल करते हैं? और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रीडर्स माइंड, जहां हम लाते हैं आपके लिए ट्रेडिंग माइंडसेट की बेहतरीन किताबें एकदम देसी अंदाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड कीजिए जुनून और उद्देश्य के साथ।